हाय एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि हमारा एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है वो देखने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड देखेंगे। पहले हम अपने सिलेबस को देख लेते हैं। तो जो हमारा सिलेबस है इसमें 4 यूनिट्स है। यूनिट 1 जो है आज हम उसको देखेंगे, जिसमें हम जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे, प्लस अपॉइंटमेंट कैसे होती है ये देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो कि सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट है क्या। इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। इंडिया जो हमारा कंट्री है इसमें 3 ऑर्गन्स है। पहला ऑर्गन हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव जहाँ पे उन लॉ का एग्जीक्यूशन होता है, और जुडिशरी जो होता है वहाँ पे जो भी ये लॉज बनाए जाएंगे ये चेक किया जाता है कि लॉ की वैलिडिटी चेक होती है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो जुडिशरी के 3 लेवल्स हैं। अब देखिए सबसे टॉप लेवल पे जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है। हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट का क्या मतलब है? इंडिया के अंदर 3 लेवल ऑफ कोर्ट है। पहला लेवल जो है वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहाँ पे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है। फिर आता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल के अंदर हाई कोर्ट्स आती हैं। फिर यूनियन लेवल के अंदर आती हैं सुप्रीम कोर्ट। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपनी एक सबॉर्डिनेट कोर्ट होगी। वैसे ही हर एक स्टेट में अपनी एक हाई कोर्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ ऐसे स्टेट है जिनकी एक हाई कोर्ट है, मतलब बहुत सारे स्टेट और उनकी एक हाई कोर्ट। फिर आता है यूनियन लेवल। यूनियन लेवल मतलब सेंट्रल लेवल पे जो टॉप मोस्ट होगी वो एक ही हमारी कोर्ट होगी, वो होगी सुप्रीम कोर्ट। दूसरी चीज जो यहाँ लिखी है वो है कि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। अब देखिए अपील का मतलब क्या होता है? अपील का मतलब होता है जब एक कोर्ट से उसके जस्ट इमीडिएट जो ऊपर वाली कोर्ट है वहां पे हम केस डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, उस एक ए और बी 2 लोग थे, ए वर्सेस बी। इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनका केस था। तो यहाँ से ए जो है वो उसके फेवर में डिसीजन आया। तो बी को लगा कि नहीं भाई, मैं अपील के माध्यम से मुझे हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो बी जब इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में अपील डालेगा तो वो अपील, उसको बोला जाएगा अपील। तो एक कोर्ट से उसके इमीडिएट वाली कोर्ट में जब आप केस डालते हैं उसे अपील कहा जाता है। वैसे हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली जाएगी तो वो होगी अपील। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया उससे ऊपर आप किसी और कोर्ट में जाके अपील नहीं डाल सकते। अब आपको ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वही फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये 2 चीज़ हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब एक और चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट को ही हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा गया है। हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों कहा गया? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर 2 ही कोर्ट के पास है। एक है हमारी हाई कोर्ट और दूसरी हमारी सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट आती है, इसीलिए इस सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बोला गया। जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की कि इंटरप्रेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन, वो टॉप मोस्ट लेवल की है। देखो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ हैव पावर टू इंटरप्रेट, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपना इंटरप्रिटेशन दे दिया तो फिर हाई कोर्ट को उसको मानना पड़ेगा। दैट विल बी बाइंडिंग। इसके अलावा इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन जो भी आया है आप अपील के माध्यम से हाई कोर्ट ले जा सकते हैं, फिर हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हैं। तो एक के बाद एक लेवल है, इस वजह से इंटीग्रेटेड है, तीनों एक दूसरे से मिली हुई हैं। तो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो सिंगल है, प्लस वो यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है। 3 टायर स्ट्रक्चर होता है जो कि ऊपर दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और यूनियन लेवल। इसके बाद अब ये हमने पढ़ लिया कि सुप्रीम कोर्ट का एक प्रकार से इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आखिर कब से इन एग्जिस्टेंस आई। तो बैकग्राउंड क्या है हमारी सुप्रीम कोर्ट का? देखिए बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट नहीं था, इंडिया जब ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर था, तो ब्रिटिशर्स एक एक्ट लेके आए थे जो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस पर्टिकुलर एक्ट में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट को बहुत कम पावर दी गई थी, बहुत ही लिमिटेड पावर दी गई थी। और पहली सुप्रीम कोर्ट जो बनी थी वो कोलकाता में बनाई गई थी इन 1773। इसके बाद लेटर ऑन और भी बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। तो पहले सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, पहले बिफोर इंडिपेंडेंस बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट थी। अब देखिए 1800 में मद्रास में भी एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई और बॉम्बे में भी एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई इन 1823। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी ये आज की सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। डिफरेंट क्यों थी? क्योंकि ये हर एक पर्टिकुलर स्टेट में उन्होंने बनाई थी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक ही है, लेकिन यहाँ पे 3 अलग अलग सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है। फिर इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद एक और एक्ट लेके आते हैं ये 1861 में। अभी हम ब्रिटिशर्स का देख रहे हैं कि उस समय क्या था। इंडिया हाई कोर्ट एक्ट आया था इन 1861। इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या किया ना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया। अब इस एक्ट का नाम देखिए क्या है, इंडिया हाई कोर्ट एक्ट। मतलब अब इंडिया में हाई कोर्ट बनाई जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया, अब कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे यहां से सुप्रीम कोर्ट को एबॉलिश कर दिया गया और हाई कोर्ट बना दी गई। और क्या किया, और हाई कोर्ट्स का फॉर्मेशन कर दिया डिफरेंट प्रोविजंस में। प्रोविजंस क्यों, मैंने स्टेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम अभी ब्रिटिशर्स की बात करें, अभी इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिली है। इसके बाद ये भी सारी चीज बिफोर इंडिपेंडेंस हो रही। फिर आता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें पहली बार फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करी गई कि एक फेडरल
कोर्ट बनाई जाएगी। फेडरल कोर्ट क्या होती है कि ये भी एक प्रकार से, अब सुप्रीम कोर्ट का पहले नाम आप समझ लीजिए फेडरल कोर्ट ही था। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था। अब जब हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, तो उसके बाद हमने एक ही सुप्रीम कोर्ट बनाई, और वो सुप्रीम कोर्ट हमने बनाई दिल्ली में। और पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट हुई थी वो हुई थी 28 जनवरी 1950। तो पहली बार इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इनॉग्रेट हुई है वो है 28 जनवरी 1950। तो ये एक बैकग्राउंड है सुप्रीम कोर्ट का। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, जिसमें पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश की गई। उसके बाद 1800 में और 1823 में और सारी सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश की गई। फिर आता है हमारा इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हटा के हाई कोर्ट को बनाया गया। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके अंदर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। फिर आता है हमारा इंडिपेंडेंस के बाद हमने एक ही सुप्रीम कोर्ट बनाई जो कि हमारी अभी दिल्ली में है, और उसको पहली बार इनॉग्रेट जो किया गया वो 28 जनवरी 1950 में किया गया। तो ये हमने पूरा बैकग्राउंड और एक इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि कहां पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा गया। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगर आप अपना बेरेक्ट उठाएं, प्लीज उठाएं, उसमें आप पार्ट 5 देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट है, 22 पार्ट है। उसमें से जो 5th पार्ट है वो बात करता है यूनियन के बारे में। अब यूनियन के अंदर मैंने क्या कहा था, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आप इसका चैप्टर 4 देखिए जो कि है द यूनियन जुडिशरी। ये मैंने अपने बेरेक्ट की फोटो लगाई है कि यहाँ पे आप चैप्टर 4 देखेंगे तो उसके अंदर द यूनियन जुडिशरी लिखा गया है। इस पूरी जुडिशरी, जो यूनियन जुडिशरी, इसमें कितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक, ये पूरा है आपका यूनियन जुडिशरी के बारे में। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहली चीज, आर्टिकल 124 कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैसे बनेगी और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट, मतलब कितने चीफ जस्टिस होंगे, कितने जज होंगे। फिर एक आपने एक्ट सुना होगा NJAC, जो कि है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये आर्टिकल 124A में डाला गया था, लेकिन अब ये हटा दिया है। फिर आता है 124B जो कि फंक्शन ऑफ कमीशन, जो कि इसी पर्टिकुलर NJAC के फंक्शन के बारे में था। फिर हम देखेंगे पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज, आर्टिकल 124C। फिर आर्टिकल 125 सैलरीज के बारे में बताता है जजेस की। आर्टिकल 126 बताता है एक्टिंग चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के बारे में। 127 एडहॉक जजेस के बारे में। 128 बताता है कि रिटायर्ड जज कब सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, कब वो बैठ सकते हैं, उनकी अटेंडेंस। फिर उसके बाद यहाँ से 129 से लेके जो आपके ये यहाँ तक पूरे 144 तक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बताता है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर्स हैं। जैसे वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जैसे कि इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन इन सर्टेन केसेस। फिर यहाँ पे सिविल मैटर्स पे एपिलेट जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स पे एपिलेट जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है। फिर सर्टिफिकेट फॉर अपील, जिसको हम लोग फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। उसके अलावा और ये स्पेशल लीव अपील SLA, इसके अलावा ट्रांसफर, एंसिलरी पावर्स, इसके अलावा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये सारी चीजें हम देखेंगे अंडर इन द यूनियन जुडिशरी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि होगा आपका एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो अगर आप भाई अपना बेरेट देखें तो आर्टिकल 124 बात करता है एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, देखिए देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, एक सुप्रीम कोर्ट इंडिया के अंदर होनी ही चाहिए, जिसके अंदर एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे ही होंगे। उसके अलावा जितने भी जजेस, देखो अब यहाँ पे ये आप टर्म देखो क्या लिखा हुआ है कि शैल बी, एक तो सुप्रीम कोर्ट होगी और उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गई होंगे। इसके अलावा अभी आप इन सारी चीज को बीच से हटा दो और ये देखो नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लिखा था कि एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा 7 अदर जजेस हो सकते हैं, पर ये 7 अदर जजेस कब तक होंगे, जब तक पार्लियामेंट एक लॉ ना बना दे और पार्लियामेंट ये बोले कि नहीं 7 जजेस से ज्यादा भी जजेस हो सकते हैं, तब तक आप 7 जजेस ही रखेंगे। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, मतलब इस पर्टिकुलर आर्टिकल से पार्लियामेंट के पास पावर दे दी कि पार्लियामेंट आप चाहो जितने भी आप जज रखना चाहो आप रख सकते हो, पर जब तक आप कोई लॉ नहीं बनाते तब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होंगे, लेकिन 7 जजेस एटलीस्ट होंगे ही होंगे। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ 8 बताई गई थी, 8 ही लिखी गई है, लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में पार्लियामेंट को पावर दे दी कि आपकी मर्जी, आपको जितनी स्ट्रेंथ रखनी आप रख लो। और पार्लियामेंट ने यही किया। पार्लियामेंट ने फिर बाद में ये जो 8 यहाँ पे जो ये 7 जजेस है इनको बढ़ा के अभी जो हमारी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो 34 है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली के अंदर है उसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्लस उसके अलावा 33 अदर जजेस हैं। तो प्रेजेंटली 34 स्ट्रेंथ है, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 34 अदर जजेस हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो हमारा जो आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 2 है वो यही बात करता है कि जज कैसे अपॉइंट होंगे। तो देखिए अब इसमें आर्टिकल में क्या लिखा है, आर्टिकल में लिखा है कि हर एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट का वो अपॉइंट होगा बाय द प्रेसिडेंट से ही अपॉइंट होगा। लेकिन एक और चीज भी लिखती कि लेकिन वो अपॉइंट तभी होगा जब कंसल्टेशन किया होगा चीफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। तो ये लिखा कि देखो अपॉइंटमेंट तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ही करेगा, इसके अलावा प्रेसिडेंट को एक और पावर दे दी कि लेकिन आपको कंसल्टेशन लेनी होगी एक तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से। जितने जजेस आप चाहे 4 जजेस ले लो, चाहे आप 5, चाहे आप 6, जितने भी जजेस ले लो, आपकी मर्जी, आप उनसे पूछ के आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो। लेकिन आप खुद ही सोचो ये कितना ज्यादा दिक्कत वाला है। अब ये
प्रेसिडेंट की मर्जी पे उन्होंने डाल दिया कि आपकी मर्जी है, आपको एक जज लेना है। क्या लिखा हुआ है कि सच अदर जजेस, क्या यहाँ लिखा है कि एज द प्रेसिडेंट मेड इन, प्रेसिडेंट की मर्जी। अब प्रेसिडेंट की मर्जी कहीं होती है? प्रेसिडेंट तो खुद एक तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पे काम करता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पावर दे दी कि आप की जितनी मर्जी आप उतने लोगों से कंसल्ट करके जज बना सकते हो। तो इसी को अब इसी पे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जो जजेस हैं, उन्होंने केसेस लेके आए। तो इसीलिए हमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए 4 केसेस पढ़ने। तो अभी जो हमारा सिस्टम है, अभी हम देखेंगे कि क्या सिस्टम है। वो सारा सिस्टम आया 4 जजेस केसेस के बाद, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अपने एग्जाम्स में यही 4 केसेस को लिख के आना है। तो देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, एक चीज हमने देख ली कि जजेस अपॉइंट जो होंगे वो प्रेसिडेंट से ही होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए क्या कहा है कि ये अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट से। आफ्टर प्रेसिडेंट कंसल्ट विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स फिट, वही जो ऊपर लिखा मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया। अदर जजेस के लिए बोला चीफ जस्टिस के अलावा वो भी प्रेसिडेंट से अपॉइंट होंगे, प्रेसिडेंट ही अपने साइन करेंगे कि हाँ मैं इसको अपॉइंट करना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें भी कंसल्टेशन लेनी होगी विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। इसके अलावा अदर जजेस, जितने जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जितना उन्हें सही लगता है। तो अब आप खुद देखो कंसल्टेशन का क्या मतलब है कि कंसल्टेशन बाइंडिंग होगी या नहीं बाइंडिंग होगी। ये सवाल ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, किसके लिए? जजेस के लिए और प्रेसिडेंट के लिए भी। इसके अलावा कितने अदर जजेस और क्या, और ये ही जो ही डीम्स, ही का मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट ही नहीं, इस ही का मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इनडायरेक्टली। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट जजेस केस, जो कि आया था 1982 के अंदर, जिसको हम SP गुप्ता केस भी बोलते हैं। देखिए, ये जो हम पढ़ने वाले हैं 4 केसेस, ठीक है। ये 4 केसेस हमारा बेस बनाएगा कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का। तो ये केसेस लैंडमार्क केसेस बोले जाते हैं। फर्स्ट जजेस केस जो है ये आया है आपका 1982 के अंदर, इसको बोला जाता है SP गुप्ता केस। SP गुप्ता कौन थे? SP गुप्ता फॉर्मल एडवोकेट जनरल थे ऑफ उत्तर प्रदेश। ये पर्टिकुलर फर्स्ट जजेस केस है, इसमें 7 जज की बेंच बैठी थी। यहाँ पे 2 चीज़ों पे बात हुई थी। पहला, जो वर्ड आपने कंसल्टेशन, जो ये शब्द बोला है ना, क्या ये मैंडेटरी है कि नहीं है? वर्ड कंसल्टेशन वॉज ऑफ फोकस। इस पर्टिकुलर केस में कंसल्टेशन शब्द के ऊपर ही बात हुई थी कि क्या जो प्रेसिडेंट को कंसल्ट लेनी है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, क्या वो मैंडेटरी है कि नहीं है। तो इस केस में साफ साफ बोला गया कि नहीं है। जो कंसल्टेशन आप ले रहे हो वो कॉन्करेंस, मतलब कि वही एट लास्ट वही बाइंडिंग नहीं है। कंसल्टेशन इज मैंडेटरी बट यू डू नॉट नीड टू कॉन्करेंस विद द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसमें यह बोला गया कि प्रेसिडेंट जो होंगे ना, उनको कंसल्टेशन तो लेनी है, कंसल्टेशन तो उन्हें बिल्कुल लेनी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताएंगे उसको ही बाइंडिंग नहीं मानना है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को एक तरह से ज्यादा पावर दे दी, कि इन्होंने जुडिशरी ने खुद ये पावर दे दी है, ठीक है। प्रेसिडेंट मे और मे नॉट फॉलो द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो यहाँ पे यही बोला गया कि प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो फॉलो करें या ना फॉलो करें ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो ये था आपका फर्स्ट जजेस केस, जो कि 1982 में आया था। अब हम देखेंगे अपना सेकंड जजेस केस, जिसको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस, जो कि 1993 में आया था। तो पहला सवाल जो था वो ये था कि व्हाट इज कंसल्टेशन, आखिर ये कंसल्टेशन का मतलब क्या है। दूसरा, क्या ये जो कंसल्टेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन है या फिर वो बाइंडिंग है। वही जो पहले केस में हो रहा था ना, कि पहले केस में तो बोल दिया कि कंसल्टेशन जो है वो बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट की मर्जी है कि उसको फॉलो करना है या नहीं करना। लेकिन सेकंड केस में फिर ये सवाल उठा कि क्या सच में हमें प्रेसिडेंट को ये पावर देनी चाहिए कि वो अपने डिस्क्रिशन से किसी को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दे, या इसमें ये बोला गया कि या फिर और शुड द प्रेसिडेंट बी बाउंड, या फिर प्रेसिडेंट को बाउंड कर देना चाहिए कि जो जज बोल रहा है वही आपको करना है। हुम शुड द प्रेसिडेंट कंसल्ट, और एक और चीज, प्रेसिडेंट को किससे कंसल्ट करनी, कितने जजेस से उन्हें कंसल्टेशन लेनी है। तो सेकेंड जज बेंच में क्या क्या डिसीजन आया, देखो। पहली चीज, ये 9 जजेस बेंच की बेंच बैठी थी इसमें, जिसमें 7:2 मेजोरिटी से हमें डिसीजन मिला था। मतलब 7 जो जज थे उन्होंने इन फेवर मेजॉरिटी में डिसीजन दिया था। उन्होंने ये कहा था कि पहले जजेस केस में जो भी बोला था उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाए, मतलब उसको नहीं माना जाएगा। तो 7 जो जज थे उन्होंने ये बोला कि फर्स्ट जजेस जो केस था ना, उसको आप एक प्रकार से ओवरटर्न कर दीजिए। जैसे कि फर्स्ट जजेस केस में बोला था कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, उनका ओपिनियन माना जाएगा। सेकंड जजेस केस में उसका अपोजिट बोला कि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं वही होगा। यहां पे सीधे बोल दिया कि अगर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से राय मशवरा लेते हैं या कोई उनका ओपिनियन लेते हैं, तो वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेगा उसको मानना पड़ेगा। एक तरह से कंसल्टेशन जो है वो कॉन्करेंस बन गई है, मतलब बाइंडिंग बन चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड हैव प्राइमेसी। इस केस में बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको ही प्राइमेसी दी जाएगी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेगा वही प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। और इस केस में यह भी बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 2 और सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उन कोलेजियम बनाया जाएगा। तो पहली बार कोलेजियम सिस्टम के बारे में जो बात हुई थी वो सेकंड जजेस केस में हुई थी। तीसरे जजेस जो केस है उसमें इसको और एक्सपेंड किया था। तो सेकंड जजेस केस से हमें क्या पता चलता है, पहली चीज जो फर्स्ट जजेस केस था उसको पूरी तरह से ओवरटर्न कर दिया था। दूसरी चीज यहां बोला था कि
प्रेसिडेंट जो है उन्हें चीफ जस्टिस की बात को मानना ही पड़ेगा। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे वही एक प्रकार से लाइबल हो जाएगा, उसी को उन्हीं का ओपिनियन सबसे ऊपर रखा जाएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें अकेले नहीं होंगे, उनके साथ साथ दो और सीनियर मोस्ट जो जजेस होंगे ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो भी इस पर्टिकुलर अपना मतलब कि वो भी प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन देंगे। तो यहाँ पे पहली बार कोलेजियम सिस्टम की नींव रखी गई थी, बेसिस रखे गए थे। अब तीसरा जजेस केस क्यों इंपॉर्टेंट है, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी जो हमारे वहाँ इंडिया में जजेस अपॉइंट होते हैं वो थर्ड जजेस केस के ही बिहाफ पे होते हैं। तीसरा जजेस केस जो है ना वो 1998 के अंदर आया। ये जो केस है इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना आर्टिकल 143 का यूज़ किया। आर्टिकल 143 क्या है, अब देखो मैंने ऊपर आर्टिकल की लिस्ट लगाई है। आर्टिकल 143 है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो इस पर्टिकुलर केस में थर्ड जजेस केस से आने से पहले प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, आप ही हमें बताओ सुप्रीम कोर्ट की कैसे, मतलब ये जो आप कह रहे हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, इसको थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करो। तो यहाँ पे आर्टिकल 143 जब हमारे प्रेसिडेंट ने यूज किया तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या आंसर दिया, देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट ने पूछा कि क्या सिर्फ और सिर्फ 2 जजेस ही या और भी जजेस जो है उनसे कंसल्टेशन लेनी होगी, और क्या होगा जब ये जो 2 जजेस हैं ये अपोज में आ जाएं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, ये कुछ अलग डिसीजन दे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई अलग डिसीजन दे, तब क्या होगा। तो देखो आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से अपना एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या डिसीजन दिया, उन्होंने यहाँ पे जीएम सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्सपेंड करके बताया, कहा क्या होगा। पहली चीज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो हमेशा और हमेशा सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ही बनाए जाएंगे। जो भी इंसान सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। अब ये सीनियर मोस्ट जज है वो एज के हिसाब से नहीं होगा। मान लिया जाए कोई जज है वो 64 ईयर्स के हैं, तो क्या उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा? नहीं, एज के हिसाब से नहीं, एक्सपीरियंस, उनके काम के हिसाब से वो सब मतलब वो कितने समय पहले सुप्रीम कोर्ट में आए। अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में 7 ईयर्स 6 ईयर 5 ईयर्स हो चुके हैं, जैसे कि 2 जज हैं, एक तो है को हो चुका है 5 साल और एक को हो चुका है 4 ईयर्स, जो 5 ईयर्स से सुप्रीम कोर्ट में काम करें, भले ही वो 4 ईयर जो उनसे छोटे, जो उनसे दूसरे जज हैं उनसे एज में छोटे हों, उन्हें ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा क्योंकि उनका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, ना कि एज के ऊपर, और वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए। दूसरी चीज, अपॉइंटमेंट जो होगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगी। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कोई और दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। तीसरी चीज ये बोलेगी कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस होता है। अगर प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्टेशन दे रहे हैं तो जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्टेशन दे रहे हैं वो माननी पड़ेगी। अब यहां पे बात कही गई कि क्या सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्टेशन देंगे या कोई और भी देंगे। तो देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होंगे ही होंगे, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी अपनी कंसल्टेशन देंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो 5 मेंबर की एक कमिटी बना दी गई। कमिटी नहीं कह सकते, 5 मेंबर अपना कंसल्टेशन देंगे। किसको कंसल्टेशन देंगे? प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन देंगे। दूसरा, अगर हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है तो फिर क्या होगा? तो जो है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना कंसल्टेशन प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी अपना कंसल्टेशन देंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होगा तो 5 मेंबर्स का कंसल्टेशन लेना आवश्यक है। अगर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट के जजेस, अगर हाई कोर्ट में जज का अपॉइंटमेंट करना है तो 3 मेंबर्स हैं। कौन कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नाउ दे विल सेंड नेम्स फॉर रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट। ये जो नेम है वो रिकमेंडेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को नेम देंगे फॉर द रिकमेंडेशन। अगर जजेस का ट्रांसफर करना है तब क्या केस होगा? अगर एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होंगे ही होंगे, 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी होंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इनकमिंग, मतलब जहां वो जज का ट्रांसफर होगा वाली हाई कोर्ट, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो आउटगोइंग। ट्रांसफर ऑफ जजेस के केस में चीफ जस्टिस, इनके साथ 4 अदर मेंबर्स, एक ये। तो यहाँ पे जो बोल दिए 7 मेंबर्स की बोल दी, ये अपनी कंसल्टेशन देंगे। क्या है वो? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो वहीं 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इनकमिंग। अब एक जज है ए, उनका जो है वो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। एक आप ऐसे समझिए कि एक जज हैं जिनका नाम ए है, वो दिल्ली हाई कोर्ट से बॉम्बे हाई कोर्ट में भेजे जा रहे हैं, उनका ट्रांसफर हो रहा है। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो हो जाएगी आउटगोइंग हाई कोर्ट, मतलब वो यहाँ से जा रहे हैं, और बॉम्बे हाई कोर्ट जो हो जाएगी वो इनकमिंग हाई कोर्ट हो जाएगी। तो इन दोनों हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका भी यहाँ पे ओपिनियन माना जाएगा। ये सारी चीजें अब ना जुडिशरी ने की। अब क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट इन सारी बातों को मानेगा? गवर्नमेंट कह रहा है कि हम ज्यादा सुप्रीम है, जुडिशरी कह रहा है कि नहीं, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ पे ना जुडिशरी ज्यादा अपना इंटरफेरेंस
लेके आ रही है, तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट एक लॉ ले आती है। गवर्नमेंट कहती है कि ये कोई सिस्टम से अपॉइंटमेंट नहीं होगा, जो अपॉइंटमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ NJAC से होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो गवर्नमेंट यहाँ पे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 लेके आती है, जिससे वो NJAC को लेके आती है और एक आर्टिकल को ऐड कर देती है हमारे बेयर एक्ट में। आप प्लीज अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट देखिए, उसमें आर्टिकल 124A कैपिटल A, उसमें NJAC को ऐड किया गया और ये बोला गया कि NJAC से अपॉइंटमेंट होगा, ये थर्ड जजेस केस, सेकंड जजेस केस, इनसे अपॉइंटमेंट नहीं होगा। अपॉइंटमेंट करना है तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा, NJAC से। यहाँ पे ये बोला गया कि NJAC में क्या होगा, पहली चीज तो इसमें एक चेयरमैन होंगे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। दूसरी चीज, इसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे। इसके अलावा इसमें एक लॉ मिनिस्टर होंगे और इसके अलावा इसमें 2 एमिनेंट पर्सन होंगे। एमिनेंट पर्सन कौन होते हैं ना, जो लोग बहुत ही नॉलेजेबल या बहुत ही एमिनेंट, मतलब उन्हें किसी एक फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। ये दो जो ये एमिनेंट पर्सन है, ये नॉमिनेट किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा। ये तीनों लोग, ये 2 लोग जो ये एमिनेंट पर्सन है, इनको अपॉइंट करेंगे। अब इसमें से एक और कंडीशन ये रख दी कि ये जो 2 लोग हैं ना, एक तो आप लोग नॉमिनेट कर लो, लेकिन जो ये दूसरा आप इंसान रखोगे, या तो ये शेड्यूल कास्ट से होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब से होना चाहिए, OBC या फिर वुमेन होनी चाहिए। इन 4 में से किसी एक को यहाँ पे आपको जगह देनी पड़ेगी। तो ये था NJAC। अब आप खुद सोचो कि अब क्या जुडिशरी इसको मानेगी? तो फिर क्या होता है ना कि जुडिशरी यहाँ पे कहती है कि भाई जो ये तुम एक्ट लेके आए हो, ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। पहला इशू ये है कि ये हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हैम्पर कर रही है, डिक्रीज कर रही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होने चाहिए। तो यहाँ पे जो ये तुम ये लॉ लेके आ गए हो, इस ये लॉ मिनिस्टर जो है ये गवर्नमेंट का आदमी है। जो ये 2 एमिनेंट पर्सन है, ये भी नॉमिनेट हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन। यहाँ पे भी हमें ज्यादा एग्जीक्यूटिव का रोल दिख रहा है। तो ये कह रहे, तो जुडिशरी यहाँ पे कहती है कि हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो हैम्पर हो रही है। इसके अलावा जो आप ये एमिनेंट पर्सन की बात करो, ये कौन होंगे, कौन इनको डिसाइड कर सकता है और इनका बैकग्राउंड क्या होगा? क्या इनके लिए कोई आपने क्वालिफिकेशन रखी कि इनका लॉ का बैकग्राउंड होना चाहिए? ये अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी में है, तो इन्हें क्या कोई जुडिशरी की नॉलेज है? ऐसी तो चीज़ें आपने कुछ बताई नहीं। तो फिर जुडिशरी फिर एक और केस लेके आती है, जो कि लास्ट केस है इसमें, 4th जजेस केस, जो कि 2015 में आता है। देखो 2014 में NJAC आया, 2015 में ही जुडिशरी अपना डिसीजन लेके आती है। ये केस एक प्रकार से जुडिशरी का डिसीजन है। जुडिशरी इसमें कहती है, साफ सीधी सी बात है, जुडिशरी ने कहा हम आपके ये NJAC को स्टक डाउन कर रहे हैं, हम इसे पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं, क्योंकि ये वॉयलेट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर में बोला है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कोई भी हैम्पर नहीं कर सकता, कोई भी उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और आप ये NJAC लाके हमारे इंडिपेंडेंस पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इसलिए कोर्ट जो है यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस 2015 से NJAC को स्टक डाउन कर देता है। अब प्रेजेंटली, अभी प्रेजेंट जो हमारे वहाँ पिक्चर, जो हमारे वहाँ अपॉइंटमेंट होता है, वो 3rd जजेस केस के अकॉर्डिंग होता है, जो कि हमारा कोलेजियम सिस्टम है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। ये अपनी कंसल्टेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, फिर प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट के लिए क्या है? हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस है। ट्रांसफर के लिए हमने देखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे, 2 नहीं 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे, प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे इनकमिंग, और दूसरे थे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आउटगोइंग। तो ये इतने लोग थे, हमने अपने 3rd जजेस केस में ये देखा था। तो यहाँ पे हमारा पूरा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जजेस के क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, इसके अलावा ओथ कौन देता है, रिमूवल कैसे होता है जजेस का, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।